तो एनवायरमेंट की अर्थ समिट से रिलेटेड कन्वेंशंस आपको तैयार करवाने की जिम्मेवारी मेरी। कोई लंबे लंबे नोट्स नहीं होंगे, कोई डिटेल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक माइंड मैप होगा। माइंड मैप ऐसा होगा कि आपके माइंड में अच्छे से चीज बैठ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तब आप रिलेट कर पाएंगे कि यार यहां सर ने करवाया था वो ये चीज थी, सीबीडी के बारे में सर ने बताया था वो ये चीज थी, वो यहां लिखी हुई थी, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताया था तो यहां थी, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताया था तो यहां थी। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाएगा। सो आज हम गाइस बात करेंगे अर्थ समिट के रिगार्डिंग। एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी आपकी, बहुत नजदीक प्रॉब्लम्स आ गया है। यू कैन नॉट अफोर्ड के आप XYZ किताबें बड़ी बड़ी मोटी मोटी उठा के पढ़ते जाएं और उसमें जस्ट टू रियलाइज के 6 8 10 घंटे लगा दिए आपने और अर्थ समिट ही आपसे तैयार नहीं हो पाई। तो आज ये 10 15 20 मिनट जितनी देर की भी वीडियो होगी इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। लेट मी नाउ शो यू द माइंड मैप जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। सो मेरा नाम गाइस अभिनव है और मेरे साथ आप आज एनवायरमेंट की कन्वेंशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। And this is what is your mind map is. The complete detail of the mind map अर्थ समिट के रिगार्डिंग। घबराइए नहीं, आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये हमें मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट हो जाए। सो यू नीड नॉट टू वरी, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर मैं इसकी PDF शेयर करवा दूंगा। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, ये वाला जो माइंड मैप है मैं आपको दे दूंगा। अब ये माइंड मैप है क्या जी? अर्थ समिट के रिगार्डिंग। लेकिन ये अर्थ समिट है क्या? जिनकी बैकग्राउंड नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि आपको अच्छे से पता है ग्लोबल वार्मिंग कैसे राइज कर रही है, आपको इतना भी पता है कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, आपको यह भी पता है कैसे पोलर एरियाज में हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर अर्थ एक्सपोज हो रही है टू द सनलाइट, जिसके कारण ज्यादा ट्रैपिंग हो रही है। ट्रैपिंग के कारण व्हाट इज हैपनिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोमिनेंट हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन देखने को मिल रही है। एंड जो आइलैंड नेशंस हैं उनको इतना खतरा है कि सी लेवल राइज कर रहे हैं। सी लेवल राइज करने की वजह से हो सकता है आने वाले समय में आपको उन नेशंस की एग्जिस्टेंस ही ना मिले। एक तो आपकी नेबरिंग नेशन ही है, थोड़ी सी नीचे अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया से, तो मालदीव्स इज देयर। सो देयर इज अ प्रेडिक्शन के आने वाले टाइम में एंड रादर फैक्ट्स है इस बेस के ऊपर कि आने वाले 20-30 साल में, 40 साल में, 50 साल में मालदीव्स शायद नहीं रहेगा, क्योंकि सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर्स। यूरोपियन रीजन्स में जहां पर ट्रॉपिकल डिजीजेस का नामो निशान नहीं होता था, गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पर आपको ये डिजीजेस देखने को मिल रहे हैं और वहां के लोगों में तो इम्यूनिटी ही नहीं है। सो दैट इज अगेन अ चैलेंज। दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अपने देश की आप बात कर लीजिए, यहां पर जो आपको एरेक्टिक रेनफॉल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं कि कभी बहुत ही बारिश हो रही है, कभी बारिश ही नहीं हो रही, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, व्हाट नॉट। ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं दुनिया में, ये चीजें बहुत पहले से ही चल रही हैं इन द सेंस लोगों के दिमाग में कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण धरती गर्म हो रही है। तो वर्ल्ड के लीडर्स, डिफरेंट नेशंस ने एक दिन बैठ के ये सोचा कि भाई हमें कुछ ना कुछ अपने एनवायरमेंट के लिए करना है। और जिस दिन बैठ के सोचा, जिस मीटिंग में बैठ के सोचा, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बोलते हैं। अर्थ समिट यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED 1992। इसको आप रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं। अब यहां पर बैठ के वर्ल्ड के, आई मीन टू से वर्ल्ड ने एंड डिफरेंट नेशंस ने डिसीजंस लिए। कुछ क्या डिसीजंस लिए कि हमें अपने एनवायरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है या फिर हमारी ही जनरेशन है उसको ट्रबल ना हो, अर्थ ऐसी ना बन जाए कि रहने लायक ना हो। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इतनी मैंने आपको बात बता दी अर्थ समिट। अर्थ समिट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे पेरिस एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, चाहे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, चाहे नगोया प्रोटोकॉल की बात कर लीजिए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। तो इंडिविजुअली भी ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी मैं छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूंगा, बट आज मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि इसमें क्या आउटकम्स थी, क्या हमने इसमें बैठ के नतीजे निकाले और क्या प्लान बनाया कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। इससे पहले मैं 2 चीजें आपको रेफर कर देता हूं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। एक होता है जी प्रोटोकॉल, ओके, एक होती है कन्वेंशन। कन्वेंशन होती है जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, किस चीज की जरूरत है, दैट इज कन्वेंशन। जैसे अर्थ समिट किया, दिस इज अ कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो UNCED व्हाट इट इज कन्वेंशन। अब इसके फर्दर अंदर हम क्या कर रहे हैं? लेट्स से दिस यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑल्सो व्हाट? कन्वेंशन। लेकिन कन्वेंशन के अंदर क्या चीज कैसे करनी है, दैट इज प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेने हैं। अब
इसके आगे प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल, वो बताएगा कि कैसे करना है। अगेन पेरिस एग्रीमेंट क्या है? इट इज टेलिंग अस के हाउ वी आर गोइंग टू अचीव व्हाट हैज बीन डिसाइडेड इन UNFCCC। आई होप इट इज क्लियर। एनीवेज, चलिए अब दोबारा से इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इन द सेंस सारी चीज के बारे में कि क्या ये अग्रीमेंट है, क्या ये कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, क्या प्रोटोकॉल। तो गाइज अर्थ समिट में हमें 6 आउटकम्स देखने को मिले। उनमें से 3 आउटकम्स तो लीगली बाइंडिंग है जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां मैंने आपको यहां ब्रॉडर टर्म्स पे मेंशन किया भी है कि लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स है, और जो लीगली बाइंडिंग नहीं थे वो मैंने इधर आपको मेंशन कर दी है। तो टोटल 6 हमें अग्रीमेंट्स की आउटकम देखने को मिल रही है। आई मीन टू से 6 अग्रीमेंट्स बर्थ लेते हैं अर्थ समिट पर। नंबर 1 इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नंबर 2 इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब आपके आसपास के एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल द एनवायरमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तीसरी लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट था। ओके, सो ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। और इधर 3 चीजें कौन सी ध्यान में रखनी है? एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो टोटल 6 चीजें मैंने आपको बता दी ब्रॉडली। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, आई मीन से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड 3 इधर एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज क्लियर। अब इसके अंदर क्या क्या था वो बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये क्या कह रहा है? शेयर जेनेटिक रिसोर्स बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन। इतना ही याद रखना कि क्या करना है हमने, जेनेटिक रिसोर्सेज के बेनिफिट्स को शेयर करना है, उसकी यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उसको शेयर करने की बात है। नाउ व्हाट इज दिस कन्वेंशन सेइंग? ये कह रही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके आसपास के पेड़ पौधे, आपके आसपास के प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। नो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आज के आर में इज मच मोर देन दैट। व्हाट इज दैट? कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, आप म्यूटेशंस ऑब्जर्व करते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे बेनिफिट आप ले पाए। वो कैसे करते हैं? लेट अस टॉक अबाउट द प्लांट्स। 2 प्लांट्स, एक प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी जो यील्ड है वो कम है, मतलब उसकी जो हाइट तो ज्यादा है उस क्रॉप की, लेकिन उसमें से जो फसल मिल रही है वो कम है। एक की क्या है, हाइट बिल्कुल ही नहीं है लेकिन उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, लेट अस से आपको उसमें से क्रॉप अच्छी मिल रही है, यील्ड अच्छी मिल रही है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन ये जो टॉलर है इसको कीड़ा नहीं लगता। तो आपने क्या किया, दोनों के जीन्स को इंजीनियर करके एक ऐसी क्रॉप बनाई, एक ऐसा सीड बनाया जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जिसकी प्रॉपर्टी थी कि भाई इसकी हाइट भी ठीक ठाक रहेगी, इसमें फसल भी ज्यादा मिलेगी आपको, प्लस कीड़ा भी नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग मी? सो ये क्या किया आपने, इंजीनियर किया। ओके, सो ये क्या कह रहे हैं कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज के बेनिफिट्स है अराइजिंग आउट ऑफ देयर यूटिलाइजेशन, ये बंटने चाहिए सभी में। जरूरी नहीं है कि हर जो देश है वो उतना कैपेबल हो, शायद उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कितने साल तो अंग्रेजों ने राज किया, कितने साल तो जो सर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं वो गुलाम ही रहे हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि भाई वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो इस कन्वेंशन में बात की गई कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर हमें कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है। दिस वाज डिसाइडेड। अब एक्शन लेने की जरूरत है, क्या करना हो गया, कैसे करना है वो बताया गया हमें इस प्रोटोकॉल में। सो कार्टाजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। अब ये शहरों के ही तो नाम है, कार्टाजिना की बात कर लीजिए चाहे नगोया की बात कर लीजिए। कार्टाजिना प्रोटोकॉल क्या कह रहा है, सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ LMO इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिनको आप मॉडिफाई करते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं? अपने फेवर के लिए। फॉर एग्जांपल मस्कीटोस की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, डेंगू की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे गोइंग टू मॉडिफाई अ जीन कि जब भी एक फीमेल के साथ मेल जो है वो मेट करेगा, जाके मेटिंग होगी, एंड उसके सीमेन में व्हाट दे हैव डन, उसमें कुछ पॉइजनस ऐसा सब्सटेंस उन्होंने जेनेटिकली डाल दिया, मॉडिफाई कर दिया कि भाई जब भी वो मेट करेगा तो जो फीमेल है वो मर जाएगी, मस्कीटो फीमेल। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज दिस, वो LMO तो हो गया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सेम गोज फॉर व्हाट, क्रॉप्स आल्सो। तो इन्होंने क्या बोला, आपको इसकी सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट करनी है। क्यों? क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने उसको रखा है, अगर वो पर्पस, अगर आप सेफ हैंडलिंग नहीं करेंगे, सेफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, तो वो इधर उधर हो जाएगा, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट मिलने की बजाय नुकसान हो सकता है ह्यूमैनिटी को एट लार्ज।
बायोडाइवर्सिटी को एट लार्ज, फूड चेन सारी की सारी डिस्टर्ब हो सकती है। सो ये जो थी कार्टाजेना कन्वेंशन, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड बिलोंग किसको कर रही है, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टॉकिंग अबाउट द नगोया प्रोटोकॉल, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो सेम चीज कि एक तो एक्सेस होना चाहिए जेनेटिक रिसोर्सेज पे। अब इट शुडंट बी कि अमेरिका गए कि वो मस्कीटो सिर्फ मैं अपने पास ही लाइक उसकी टेक्नोलॉजी रखूंगा, मैं उसकी कोई बेनिफिट शेयर नहीं करूंगा। इट शुड नॉट हैपन। हमें ग्लोबली इस चीज को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स अर्थ की हैं, प्रॉब्लम्स अमेरिका की नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, प्रॉब्लम चाइना की नहीं है, प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोब की है, प्रॉब्लम अर्थ की है। दिस इज व्हाट इज अर्थ समिट। तो उन्होंने बोला इसकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, जो भी इसमें से मिलेंगे वो हमारे में भी बंटने चाहिए, सभी में बंटने चाहिए, और जेनेटिक रिसोर्सेज की तरफ क्या होना चाहिए, एक्सेस। ये मस्कीटो, ये क्रॉप का तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये और बड़े लेवल्स पे हर एक डायमेंशन पर इस चीज को क्या किया गया, एक्सप्लोर किया गया। Then next you have United Nations Convention to combat desertification. I hope CBD is clear, which was an outcome of the Earth Summit only. इसके दो प्रोटोकॉल्स कार्टाजेना एंड नगोया, क्या क्या इसमें था हमने देख लिया। LMO की सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कार्टाजेना, एंड जेनेटिक रिसोर्सेज की एक्सेस एंड उसके बेनिफिट शेयरिंग नगोया में। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये क्या कर रहा है जी, सिंपल इसका नाम ही बता रहा है कि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। शायद ही दुनिया में ऐसी कोई कंट्री होगी जो परेशान नहीं होगी डेजर्टिफिकेशन से या फिर डेजर्टिफिकेशन के थ्रेट से। आप इंडिया की बात कर लीजिए, पंजाब में भी डेजर्टिफिकेशन के पूरे पूरे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, और एक बार डेजर्टिफिकेशन हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी गर्मियां आ रही हैं, आप रियलाइज करेंगे, आप देखना महाराष्ट्र में आपको न्यूज देखने को मिलेगी कि लोग कैसे नीचे आई मीन टू से टैंक्स में उतर के पानी लेने की कोशिश करते हैं, इतना गंदा पानी होता है, पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम। दिस ऑल is amplified because of the climate change. I am not saying drought otherwise नहीं होते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो डेजर्टिफिकेशन के ऊपर भी इधर डिसीजन लिया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। सो एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हो रही है अर्थ समिट, उसमें डिफरेंट कन्वेंशंस हमें नजर आ रही हैं। कन्वेंशंस में क्या करना है, आगे प्रोटोकॉल्स में उसको कैसे करना है, ये बात की गई। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें एग्जाम में भी आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी देखने को मिले, सीबीडी में, इधर भी देखने को। अब ये क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो 6 चीजें अर्थ समिट से निकल रही हैं, 3 इधर लीगली बाइंडिंग एंड बाकी 3 इधर जो मैंने आपके साथ बात की विच आर नॉन बाइंडिंग। अब UNFCCC क्या कह रहा है, इसके देखो इसने क्या डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। इधर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं हो रही थी, इधर बायोडाइवर्सिटी की, इधर डेजर्टिफिकेशन की, इधर क्लाइमेट चेंज की बात की गई। क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने आपके साथ ग्लोबल वार्मिंग की बात की, मैंने आपके साथ ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, मैंने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात की कि कौन सी गैस में कितनी पोटेंशियल है ग्रीन हाउस इफेक्ट देने की। फिर हमने देखा कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, फिर हमने देखा कैसे ट्रॉपिकल डिजीज जो है वो टेम्परेट रीजन्स में भी जा रहे हैं, फिर हमने देखा मालदीव जैसे आइलैंड नेशंस के डूबने की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई है, जबकि उसने तो कुछ कंट्रीब्यूट किया भी नहीं भाई ग्लोबल वार्मिंग में। किया तो अमेरिका ने, भुगत कौन रहा है, मालदीव। किया तो यूरोप ने, भुगत कौन रहा है, मालदीव। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई मीन टू से यूरोप में आई थी, साउथ एशिया में थोड़ी आई थी भाई। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो मालदीव भुगत रहा है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कन्वेंशन आई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब हर साल या अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग, पीपल मीट, जितने भी डेलीगेट्स हैं वो मिलते हैं, मिलके कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जगह मिली नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल से मैंने यहां सारी जगह एडजस्ट की है, तो इधर इसलिए इधर लिख रहा हूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता था कि पार्टीज मिल रही हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। एग्जाम के लिए वो सीओपी इंपॉर्टेंट होगी जिस ईयर में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, उस ईयर में अगर सीओपी हो जाए तो आपके लिए क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज प्रीवियस सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं। जैसे कि मैंने एक क्योटो प्रोटोकॉल आपके साथ बात करनी है, एक पेरिस एग्रीमेंट। तो फ्रेमवर्क क्या करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है, कैसे करना है, क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हमने एग्जिस्टेंस में लाए थे, लेकिन इट केम इनटू फोर्स इन 2005 जब सभी ने साइन वगैरह कर ली अपने अपने देशों में जाके, अपने अपनी पार्लियामेंट से हामियां ले ली, एवरीथिंग हैपेंड। देन 2005 में आया। नाउ दिस वाज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट किस लिए, कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत एग्रेसिव स्टेप्स लिए गए थे कि अब हम इसको नहीं और बढ़ने देंगे। एंड इसका मैकेनिज्म क्या था वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं क्योटो प्रोटोकॉल को डेवलप्ड नेशंस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, खास करके अमेरिका ने इसको माना नहीं, अमेरिका ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब हो क्या रहा था, क्योटो प्रोटोकॉल में बात की जा रही थी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप ऐड कर लीजिएगा, कॉमन बट
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या था इसका कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, लेकिन योगदान अलग अलग होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मालदीव्स का क्या कसूर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है यूरोप में आई, अमेरिका ने देखी एंड डूब मालदीव्स रहा, अमेरिका तो नहीं डूब रहा, यूरोपियन नेशंस तो नहीं डूब रहे। तो वो कहते हैं भाई आपने, जिम्मेवारी हमारी बनती है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, लेकिन स्टेप्स जो है उसमें कंट्रीब्यूट आप ज्यादा करेंगे क्योंकि आपने ही फायदे लिए हैं। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे लिए, आपने कैपिटलिज्म के फायदे लिए, आपके देश ने तरक्की की, आपने तो कार्बन इमिशन ज्यादा किए हैं, हमने कहां किए हैं? हमारे पास तो इंडस्ट्री भी नहीं है और आप हमें कह रहे हो कि हम, अगर हमारा टाइम है आज डेवलपमेंट का, आप कह रहे हो ये चीजें बंद कर दो क्योंकि पॉल्यूशन करती हैं। वो भाई उसका क्या जो आप ऑलरेडी पॉल्यूशन कर चुके हो, जो आपने इतना गंद मचाया पूरी दुनिया में, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। आज हमारी बारी है थोड़े एमिशन करने की, तो आप कहते हो ये भी एमिशंस बंद करो। तो हम तो उस लीग पर है ही नहीं ना, हम दोनों बराबर हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं, तो आप हमसे योगदान में बराबर, समानता, इक्वालिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, सो ये बात की गई, अमेरिका इस चीज से अग्री नहीं किया, इसलिए ये फेल हो गया था अग्रीमेंट। ज्यादा हमें इसकी कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ नजर नहीं आया। एंड उसके बाद आउटकम क्या था? पेरिस आउटकम। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्योटो प्रोटोकॉल के ये 3 मैकेनिज्म्स देखते हैं। नंबर 1 इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, नंबर 2 इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, नंबर 3 इज इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अब जॉइंट इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता था? सपोज कीजिए टोटल एमिशन हमने 200 करने, टोटल एमिशन हमने कितने करने जी? 200 यूनिट्स ऑफ द एमिशंस अलाउ किए गए हैं। लेकिन हो क्या रहा है, एक कंट्री ने 150 एमिशन कर दिया, दूसरी कंट्री, 2 कंट्रीज थी, दोनों कंट्रीज को 100 एमिशन अलाउड थे, तो एक कंट्री ने 150 एमिशन कर दिया, तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी कंट्री क्या कह रही है? दूसरी कंट्री कह रही है यार मेरे को भी तो एमिशन करने हैं, तू ये नहीं कह सकता कि तू सिर्फ 50 कर ले, मैं अपने हिस्से के तो 100 करने हैं। तो ये कंट्री क्या कहती है, एक कंट्री जिसने एमिशन ज्यादा कर ली है, ये बी कंट्री को कहती है कि बी कंट्री ऐसा करती हूं, मैं यहां आके ना एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके कोई ना कोई यहां प्लांट लगाते हैं जिससे एमिशंस कम हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कार्बन एमिशंस को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का प्रयत्न करेंगे एंड ऑफ कोर्स करेंगे भी, ताकि जो टोटल एमिशन है वो 200 से ज्यादा ना बढ़े। आर यू गेटिंग मी? मैं फिर समझा रहा हूं आपको, 200 एमिशन अलाउड थे, 100 ए कंट्री को, 100 बी कंट्री को, और जो ए कंट्री थी उसने ज्यादा कर दिया 150, तो वो बी कंट्री को क्या बोलती है कि मेरे से ज्यादा हो गए, अब मैं क्या करती हूं, यहां की टेक्नोलॉजी लगाती हूं तेरे देश में, वहां टेक्नोलॉजी लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 50 यूनिट्स ही एमिशन हो और तेरा कोई नुकसान ना हो उसमें। वो कहता फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कंट्री बी में जाके इन्वेस्ट कर रही है एंड बी इसको अग्री कर रही है ताकि टोटल एमिशन 200 से ज्यादा ना बढ़े दोनों कंट्रीज के मिला के। दिस इज व्हाट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। सेम चीज होती है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, सेम चीज आपको देखने को मिलती है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, लेकिन फर्क क्या है? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में ए एंड बी दोनों क्या है? डेवलप्ड नेशन है। दोनों क्या है जी? डेवलप्ड नेशन है। सो डेवलप्ड टू डेवलप्ड कंट्री में जब इनिशिएटिव हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। यही अगर ए जो है वो सी में जा रहा है एंड सी इज ए डेवलपिंग वर्ल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो डेवलप टू डेवलप्ड हो रहा है तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, डेवलप टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग नेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। I hope it is clear. Now next is international emission trading, that is trading of the emission. यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। ए कंट्री जो है 100 एमिशन इसको अलाउड थे, बी कंट्री को भी 100 एमिशन अलाउड थे। एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल में क्या डिसाइड किया गया था? एमिशंस कितने करने ये अलाउ किया गया था। ओके, कितने एमिशन आप कर सकते हैं? सपोज 100 इसने अलाउ किए, आई मीन टू से बी को भी 100 अलाउ किए गए, फाइन, टोटल 200। ए ने कितने कर दिए? 150। बी कहता मुझे करने की जरूरत नहीं 100, मेरे पास तो 50 एमिशन दिए हुए हैं, तो मेरे पास 50 और करने की गुंजाइश है पर मैं नहीं करूंगा। वो कहता मत कर, तू 50 और मत कर, तू ऐसा कर जो तेरे 50 बच गए तू मुझे बेच दे, तो हम कार्बन ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो टोटल एमिशन तो 200 ही हुआ ना, तो मैंने 50 से खरीद लिए, मेरे से तो पैसे ले ले, दैट इज ऑल टू इट। टोटल एमिशन 200, दैट इज इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, जिसमें अगर ए ने 150 एमिशन कर दिए, बी ने सिर्फ 50 किए, टोटल 200 ही करने थे, तो ए बी को बोलेगा तेरी 50 पेंडिंग है ना, तो मेरे को दे दे भाई 50, मेरे से पैसे ले ले, मतलब राइट दे दे मेरे को 50 यूनिट्स और एमिट करने का, बिकॉज यू हैव एमिटेड लेस, तो मेरे से पैसे ले ले। सो ये सारा कुछ हमें कहां देखने को मिलता है? क्योटो प्रोटोकॉल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन फर्स्ट लीगली बाइंडिंग मैकेनिज्म अग्रीमेंट, एंड देन मैकेनिज्म में ये 3 चीजें हमने देखी। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप इट इज क्लियर। सो ये हमारी चीज क्लियर है। अब चलते हैं पेरिस एग्रीमेंट पे। जब हमने देखा UNFCCC काम नहीं कर पा रहा क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC में क्योटो प्रोटोकॉल उतना काम नहीं कर पा रहा,
अमेरिका मान नहीं रहा, एमिशंस की बात हो नहीं रही, वो कहते हैं हमें टारगेट्स क्यों दे रहे हो कि इससे ज्यादा एमिशन नहीं करने। तो फिर सभी ने मिलकर कहा ओके फाइन, ऐसा कीजिए, आप खुद ही बता दीजिए, सभी देश खुद ही बता दो कि आप कितने एमिशंस तक कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको नाम क्या दिया गया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हम खुद नेशनली डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, और ये फिर चीज हम लागू करेंगे, हम मानेंगे इस चीज को। सो दैट इज व्हाट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक आईएनडीसी भी है, वो हम क्लास में सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर भी डिटेल हम क्लास में कर चुके हैं। यहां पर मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तो इसलिए लंबा नहीं जा रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाला आगे होता है, लेकिन ओवरव्यू लेना है आपको, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आप कर पाए तो आप, दिस इज गुड फॉर यू। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, के हर कंट्री खुद ही बता दे कि भाई कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो सभी देशों ने बता दिया भाई हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट के दो आउटकम्स केम इनटू फोर्स इन 2016, पहले तो ये याद रखिएगा, दो आउटकम्स में एनडीसी हमने कर लिया, ओके। दूसरा LTLEDS, दैट इज लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, के लॉन्ग टर्म की आपकी क्या स्ट्रेटजी है। जैसे इंडिया ने क्या बोला कि भाई नेट जीरो एमिशन बाय 2070 तक जीरो एमिशन, दैट मींस जितने मैं एमिशन करूंगा उतने में एब्जॉर्ब भी करूंगा, उतने में सिंक्स भी बनाऊंगा, उतने में एब्जॉर्बर भी बनाऊंगा, इन द सेंस मैं चाहे ओशन सिंक्स बनाऊं, चाहे मैं फॉरेस्टेशन करूं, एफॉरेस्टेशन करूं, फॉरेस्ट बनाऊं, व्हाटएवर। तो नेट जीरो, दैट इज व्हाट आर लॉन्ग टर्म गोल। तो एक तो शॉर्ट टर्म है 5-5 साल के, हमने बोल दिया जी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, दूसरा LTLEDS जो लॉन्ग टर्म का हमारा विजन है। ये दोनों चीजें पेरिस एग्रीमेंट्स में आई क्यों, गोल था कि हमें टेम्परेचर जो है उसका जो इंक्रीज है 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक रखना। You understand what is that? 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक रखना है। मतलब मिड ऑफ 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी, उस समय पर जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसके इंक्रीज सिर्फ 1.5 डिग्री तक रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट इज द गोल इज, आई होप इट इज क्लियर। सो ये तीन चीजें हमने अच्छे से कर ली हैं, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कार्टाजेना नगोया, देन UNCCD ऑन डेजर्टिफिकेशन, देन UNFCCC जिसमें फर्दर क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, देन क्योटो प्रोटोकॉल में अगेन मैकेनिज्म क्या था, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, देन पेरिस एग्रीमेंट्स, LTLEDS, LTLEDS, या फिर सेकंड वाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब चलते हैं जी इधर। सो ये जो अर्थ समिट थी, इट आल्सो रिजल्टेड इन दीज 3 इनिशिएटिव्स, व्हिच वाज नंबर 1 एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के अगेंस्ट कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल, जो एनिमल्स के लिए भी सस्टेनेबल हो, प्लांट्स के लिए भी सस्टेनेबल हो, ह्यूमंस के लिए भी सस्टेनेबल हो। ऐसा थोड़ी है आप फॉरेस्ट के बीच में से रेलवे ट्रैक्स निकालते जाएं और आए दिन जो हाथी हैं वो मरते जाएं। आप सिर्फ पैसा बचाने के लिए एक लंबा रूट नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ पैसा बचाने के लिए जानवरों को कोई, आई मीन टू से उनकी वैल्यू नहीं है, कोई फॉरेस्ट की वैल्यू नहीं है, डूइंग इट लाइक एनीथिंग। So sustainable development agenda 21, is that clear? So 21 for 21st century, forest principle, क्योंकि 21st century आने वाली थी ना, then forest principle which was non-binding recommendation on sustainable forest management and conservation. Again this is also non-binding, मैंने आपको बताया ये binding ये non-binding दोनों अलग अलग करके मैं आपको बता रहा हूं। forest principle में forest की सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, कंजर्व भी करना, मैनेज भी करना। पेड़ लगा के फोटो तो सब डाल देते हैं, लेकिन क्या पानी देते हुए फोटो देखी आपने कि आज मैंने इतना छोटा पेड़ लगाया था, जितना हो गया जितना हो गया। तो बच्चे होते हैं, जैसे आप बच्चों को पालते हैं वैसे पेड़ों को पालते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं स्टॉन्च, उनके दिमाग में चीजें बैठी होती है, आम जनता के लिए तो फोटोग्राफ इज एनफ। एनीवेज, नेक्स्ट वाज रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी रियो में, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, ये जो मैंने आपको बताया UNCED, इसमें क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स जो डिफाइन क्या कर रहे हैं, राइट्स ऑफ पीपल, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। वो क्या कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कीजिए, डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए, लेकिन यूज अब्यूज में ना बदल जाए कि आपको भी दिक्कत हो, आपके नेबरिंग देशों को, आपके नेबरिंग स्टेट्स को भी इसकी दिक्कत हो। सो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये 3 चीजें हमने देखी हैं, एक फॉरेस्ट के बारे में बात करी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी, एक नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करी है, 27 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। सो नॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, CBD, UNCCD, UNFCCC, क्योटो, पेरिस, कार्टाजेना, नगोया, ये मैकेनिज्म, एंड देन एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस UNCED या अर्थ समिट, जो बिल्कुल क्लियर है। एक
पेरिस अग्रीमेंट के ऊपर अलग वीडियो कर दूंगा आपके लिए, डोंट वरी, डिटेल में उसके बारे में भी बात करेंगे, सभी चीजों के बारे में डिटेल में भी आगे आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। हाँ, इसका एक्सेस अगर आप ये चाहते हैं माइंड मैप आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाके ये एक्सेस आप ले सकते हैं, मैं शेयर करवा दूंगा, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। थैंक यू वेरी मच।